डियर स्टूडेंट, बीकॉम पार्ट थर्ड में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपका पेपर सेकंड टैक्सेशन का है। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके जीएसटी और कस्टम ड्यूटी के बारे में अध्ययन करना है। आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने वस्तु एवं सेवा कर का एक परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीएसटी एक व्यापक गंतव्य आधारित बहुस्तरीय अप्रत्यक्ष कर है। व्यापक इस सेंस में है कि इसमें कई सारे अप्रत्यक्ष व्ययों को मिलाया गया है, और गंतव्य आधारित इस तरीके से कह सकते हैं कि जहां पर अंतिम बिक्री होती है वहां उस राज्य को जीएसटी की आय प्राप्त होती है। बहुस्तरीय कहने का मतलब ये है कि ये जीएसटी कई बिंदुओं के ऊपर, कई स्टेज के ऊपर लगाया जाता है, इसलिए हम इसको बहुस्तरीय अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। विश्व में फ्रांस ऐसा देश था जहां पर 1954 में पहली बार जीएसटी को लागू किया गया, और आज वर्तमान में 160 से अधिक देश जीएसटी को लागू कर चुके हैं। हमारे देश में सर्वप्रथम सन 2000 में इस पर परिचर्चा की गई थी। उसके पश्चात 2004 में केलकर समिति गठित की गई थी, जिसने करों में सुधार हेतु जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर सन 2006 में हमारे वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसे पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा की। उसके पश्चात हमारे देश में विभिन्न सरकारों द्वारा जीएसटी को लागू करने की कवायद चालू हो गई। मई 2015 में संविधान का 122वां संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा में पास किया गया। उसके बाद राज्यसभा में भी इसको पास कर दिया गया। वस्तु एवं सेवा कर को हमारे देश में लागू करवाने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक था। इसके लिए संशोधन लाया गया, जिसे हम 101वां संशोधन अधिनियम कहते हैं। 1 जुलाई 2017 से ये संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गया। वस्तु एवं सेवा कर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे आज़ादी के बाद देश के सबसे बड़े सुधार के रूप में जाना जाता है। पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनमें जिस व्यक्ति पे कर लगाया जाता है वो उसका बर्डन किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर डाल देता है। जैसे कि आपने कोई बाज़ार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो ख़रीदते आप हैं, इसका मतलब व्यापारी या निर्माणकर्ता उस वस्तु का टैक्स का बर्डन आपके ऊपर डाल देता है। इसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में जानते हैं। वस्तु एवं सेवा कर से पूर्व की हमारी व्यवस्था के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के आय प्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे, जिससे अलग अलग कर लगाने से उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता था। कुल मिला के अगर देखा जाए तो केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 15 से 20 कर लगाए जा रहे थे, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद कर किसी वस्तु को निर्माण करने से संबंधित होता है। इसके अलावा मुख्य रूप से सेवा कर कि अगर आपने कोई सेवा ली है तो उसके ऊपर आपको टैक्स सेवा कर के रूप में देना होता था। इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा भी विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाए जा रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से राज्य बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, क्रय कर, प्रवेश शुल्क, चुंगी आदि, मनोरंजन विलासिता कर, लॉटरी एवं गैम्बलिंग पे कर, ये विभिन्न प्रकार के कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे थे। इन समस्त करों को समाप्त कर दिया गया है, समाहित कर दिया गया है जीएसटी लगाकर। जीएसटी वैल्यू एडिशन पे लगता है। अगर हम किसी भी वस्तु को निर्माण करते हैं तो कच्चा माल खरीदने से लेके अंतिम उपभोक्ता से पहुंचने से पूर्व वो विभिन्न स्टेज पे जाता है, और प्रत्येक स्टेज पे जीएसटी लगाया जाता है। पहले की व्यवस्था ये थी कि करों पे कर लग जाता था, लेकिन जीएसटी लगने के बाद अब प्रत्येक चरण पे जो वैल्यू एडिट की गई है उसके ऊपर ही जीएसटी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आईटीसी, जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं, इसकी सुविधा दी गई है। यदि पूर्व में किसी ने कोई टैक्स चुकाया है तो उसकी वो क्रेडिट ले लेगा, जिससे केवल मूल्यवर्धन पर ही कर लगता है। इससे करों पे कर की व्यवस्था को समाप्त किया है।
छोटे व्यापारियों को छूट एंड कंपोजिशन योजना। जीएसटी लागू करने से पूर्व हमारे देश में उत्पाद कर, और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि विभिन्न प्रकार के कर थे, इनमें भी छोटे व्यापारियों को राहत प्रदान की गई थी। तो जीएसटी में भी इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। और यदि वस्तुओं की आपूर्ति वर्तमान में जब शुरू में चालू किया गया था तब 20 लाख रुपए की सीमा थी, परंतु अब वर्तमान में इसको 40 लाख रुपए कर दिया गया है वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में, और सेवाओं के संबंध में ये सीमा 20 लाख रुपए की है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी छोटे व्यापारी की आय, टर्नओवर, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति इन सीमा से कम है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में ये सीमा 20 लाख और 10 लाख है। इससे छोटे व्यापारियों को जीएसटी में आने से राहत मिलेगी। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति की किसी व्यापारी का टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा और 1.5 करोड़ रुपए से कम हो, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में ये सीमा 75 लाख रुपए तक है, तो वो कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा भी ले सकता है। इस स्कीम का फ़ायदा ये होता है कि व्यापारी को विभिन्न प्रकार के रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होती है, और तथा जीएसटी का भुगतान भी वो 3 महीने में कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ हानि भी हैं कि इसमें आईटीसी की सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं होती है, और अंतर्राज्यीय व्यापार में विक्रय करने पर इस कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं लिया जा सकता है। जब जीएसटी को लागू किया गया था तो मुख्य रूप से 5 भागों में जीएसटी की दरें निर्धारित की गई थी। ये सारी दरें जीएसटी काउंसिल ने निर्धारित की थी, और उनको इसमें रद्दोबदल करने का अधिकार भी है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो करों की दरें जीएसटी में बताई गई हैं, उसमें एक बिना कर वाली दर है जिसे हम 0% कहते हैं। उसके बाद 5%, 12%, 18% और 28% के ब्रैकेट बनाए गए हैं। जीएसटी काउंसिल किसी भी वस्तु को निम्न ब्रैकेट कर की निम्न ब्रैकेट से ऊपर वाले उससे उच्च दर में या उच्च ब्रैकेट वाले दर से किसी वस्तु को निम्न दर में लाने का अधिकार रखती है, और ऐसा वो 2017 में इस अधिनियम को लागू होने के बाद कई बार कर चुकी हैं। विलासिता वाली वस्तुओं को पे अधिक कर लगाया गया है, जिसे हम 28% की दर कहते हैं, और घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनको कम दर यानी 5% की ब्रैकेट में रखा गया है। कुछ वस्तुओं को कर मुक्त भी घोषित किया गया है, जिसमें कि शराब आदि, पेट्रोलियम से संबंधित चीज़ें जैसे कि आपका डीजल है, पेट्रोल है, इनको अभी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है, तथा जीएसटी परिषद जब सिफारिश करेगी तब इनको भी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाया जा सकेगा। जीएसटी में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राज्य सरकारों द्वारा और केंद्र सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाए जा रहे थे, जिनसे केंद्र एवं राज्य को आय प्राप्त हो रही थी। जीएसटी को हमारे यहाँ 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रथम है केंद्रीय जीएसटी, सेकंड है राज्य स्तरीय जीएसटी, तीसरा है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, चौथा है केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम यूनियन जीएसटी के नाम से जानते हैं। केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी राज्य के भीतर बिक्री होने पर या वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति होने पर लगाया जाने वाला कर है, जिसमें केंद्र के द्वारा लगाए जाने वाले कर को हम सीजीएसटी के नाम से जानते हैं, और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर को एसजीएसटी के नाम से जानते हैं। अगर वस्तुओं का एवं सेवाओं का आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य को किया जाए तो उसके संबंध में आईजीएसटी लगाया जाता है। यूनियन टेरिटरी जो प्रदेश हैं उसमें लगने वाला कर को हम यूनियन जीएसटी के नाम से जानते हैं। ये कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। जीएसटी लगाने के बाद हमारे वित्त मंत्री ने उस वक्त ये कहा था और कि भाई इससे हमारे कर ढांचे में बड़ा सुधार होगा तथा विभिन्न करों को हटा के एक कर, जिसे उस वक्त स्लोगन दिया गया था कि एक देश एक बाज़ार एक कर, वास्तव में ऐसा ही है।
विभिन्न प्रकार के करों को हटा लेने से हमारे यहाँ पर एक कर की व्यवस्था लागू हो पाई है। सभी पक्षकारों को इससे लाभ हुए हैं। उपभोक्ता को लाभ ये हुआ है कि वस्तु कम कीमत पे उसको मिल जाती है। व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के जो ढेर सारे रेगुलेटर और कानून थे, उन सब से मुक्ति मिल गई है। इससे ओवरऑल हमारे देश में हमारी जो इकोनॉमी है उसमें सुधार आएगा। जो मुख्य रूप से इसके लाभ हैं उसमें पहला है दोहरे कारणों पर से मुक्ति मिलेगी। हमारे जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी में उच्च कर मुक्ति सीमा रखी गई है, जो मैंने आपको अभी बताया कि 40 लाख रुपए तक की गई है। कंपोजिशन स्कीम का भी फ़ायदा व्यापारी ले सकते हैं यदि उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम हो। ये सारी व्यवस्था ऑनलाइन है और आसान है। इससे जो हमारा बाज़ार है